गुड इवनिंग। अब 6 सेमेस्टर क्लासेस अब शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस अब कर चुके, जस्ट शुरू हुआ है। तो ऑनलाइन में भी जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे वो कंटिन्यू अब करेंगे। आज हम लोग कॉरपोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्चुअली अब लोग का सब्जेक्ट का अकाउंट्स का जो है उसमें फिनेंशियल रिपोर्टिंग बोल के, तो वो हम लोग शुरू करेंगे। और फिर एफएम हम ये 2 पेपर आपको कराते जाएंगे। बाकी जो पेपर्स है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तो ये करना होगा, जो कंप्यूटर फाइलिंग, ई फाइलिंग और आपका एक प्रोजेक्ट है फिनेंशियल प्रोजेक्ट्स। तो वो सब प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में टास्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, वो सब काम है। लेकिन जो 2 पेपर मेन है उसमें वो 2 पेपर हम कराएंगे, एक फिनेंशियल मैनेजमेंट और आपका फिनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आज शुरू करेंगे फिनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या सिलेबस है, किस तरह प्रिपरेशन करना है, सब कुछ डिटेल्स आज समझेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। तो सब्जेक्ट है फिनेंशियल रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट है फिनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑब्वियसली 80 मार्क्स आपका पेपर है। जैसे 5th सेम में था कॉर्पोरेट अकाउंट सबसे लेंदी, तो इसमें चैप्टर्स कम है लेकिन लेंदी है। तो आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस में है फर्स्ट जो चैप्टर वो आपका होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, इसमें आपको कंसोलिडेशन बैलेंस शीट करना होगा। कंसोलिडेटेड चैप्टर क्या है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे सीखेंगे। इस चैप्टर से 15 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। और थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों से आपको 20 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन का पैटर्न, एक कंपलसरी क्वेश्चन होल्डिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें आपको मिलेगा एक 15 मार्क्स और एक 5 मार्क्स। क्वेश्चन का जो पैटर्न है 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन और 15 मार्क्स में 3 क्वेश्चन से अटेंड करना होता है। तो 15 मार्क्स में एक तो होल्डिंग मिल गया आपको, और एक फंड फ्लो कैश फ्लो दोनों ही मिलेगा आपको। इसमें से एक अटेंड करना होगा प्रैक्टिकल 15 मार्क्स में, और एक 5 मार्क्स में वो कोई भी एक देगा, या फंड फ्लो दे दिया या आपको कैश फ्लो दे दिया। उसमें इस सब में बहुत कुछ कैलकुलेशन होता है, तो एक पार्ट कैलकुलेशन आपको दे देगा, चाहे फंड फ्लो से या कैश फ्लो से। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है इसके साथ ऑप्शन में थ्योरी दे दे, लेकिन प्रैक्टिकल एक मिलेगा आपको। थर्ड, ये तो दोनों मिला के 20 मार्क्स हो गया। फोर्थ चैप्टर इज रेशियो एनालिसिस। डिफरेंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, आप लोग क्लास 12 में थोड़ा बहुत किए होंगे। तो रेशियो एनालिसिस, और इसमें भी 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स है मतलब एक आपका 15 मार्क्स और एक 5 मार्क्स, ठीक है। तो आपका 20, 20, 40 और 15 55 हो गया। नेक्स्ट चैप्टर टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जब फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट, इसको जब एनालिसिस करोगे तो उसमें एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स होता है, टूल्स यूज करते हैं। वो कितना टाइप में एनालिसिस होता है और टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएसए। और इससे आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, और मार्क्स पैटर्न वही 10 मार्क्स है। नेक्स्ट फाइनली एक और चैप्टर है, दैट इज
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट में बोलते इंड एएस, इंड एएस। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब इंड एएस है। एक्चुअली वो यूनिफॉर्मिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होता है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आईएफआरएस के साथ कुछ मतलब मार्च किया गया, मतलब इंडिया में अलग से स्टैंडर्ड लेके आए, आईएफआरएस को नहीं, आईएफआरएस के साथ यूनिफॉर्मिटी आ जाए इसके लिए इंड एएस आया। और इसमें 3 इंड एएस आपको करना होगा, इंड एएस 1, इंड एएस प्रोबेबली 16 और एक 22, ऐसे 3 एएस है। हम लोग आगे देख लेंगे क्या क्या है। 3 इंड एएस पढ़ोगे और ए है आपका 15 मार्क्स। और ये जो 15 मार्क्स, इसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का मिलेगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो टोटल काउंट करो, 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन हो गया ना, ये 5 5 5, 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन हो गया और 15 मार्क्स में 3 क्वेश्चन है, होल्डिंग और इधर से कैश फ्लो फंड फ्लो दोनों ही मिलेगा, एक क्वेश्चन करना है और रेशियो से एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया 15 मार्क्स का। और टेक्निक से एक 10 मार्क्स और इंड एएस से एक 10 मार्क्स प्रैक्टिकल मिलेगा और एक हो सकता है 5 मार्क्स में थ्योरी मिल जाए, तो 5 मार्क्स का एक और मिलेगा। तो बस ये था आपका सिलेबस ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। अब इसमें एक चैप्टर आज शुरू करेंगे, एक चैप्टर शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग का ही जितना चैप्टर है ना, ये 4 चैप्टर बहुत लेंथी है। और हाँ, टेक्निक्स एकदम छोटा है, सबसे इजी है, मतलब 10 मार्क्स इसमें जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझ लेना। तो इसमें पास करने के लिए पहले टेक्निक्स ठीक से कर लेना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस में 3 स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंडर्ड से प्रैक्टिकल देगा, एक स्टैंडर्ड टोटली थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। तो वो आपका उसको अगर देख लोगे, उधर से 15 मार्क्स हो गया। और रेशियो में कुछ 5 मार्क्स आता है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो रेशियो और फंड फ्लो ये अगर इतना सा ठीक से कर लिए तो भी हो जाएगा। और कैश फ्लो थोड़ा सा कर लो, हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे अब पूरा करके जाओगे, लास्ट सेम तो सीरियसली प्रैक्टिस करो, इसमें ना बैकलॉग आए, ठीक है ना। पहले का बैकलॉग रह गया तो उसको भी ये करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसमें अगर एट ए टाइम क्लियर हो जाओगे तो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओगे, जो भी बैकलॉग है आगे करते जाओगे। और अगर बैकलॉग नहीं है तो इसमें 1 टाइम क्लियर कर लो, आगे प्रोफेशनल स्टडीज, मास्टर्स, व्हाटएवर, उसमें आपको बेनिफिट मिले। यस, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग शुरू करेंगे, जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? चैप्टर शुरू करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। यस, लेट अस स्टार्ट टुडे चैप्टर। इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 15 15 30 और 50 80, तो टोटल 80 मार्क्स आ गया ना। यस, और अगर मार्क्स के हिसाब से अगर देखें, 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन अटेंड करना है और 15 मार्क्स में भी 3 अटेंड करना है, राइट। बस कितना रहेगा, 3 है तो 5 में से 3, जहाँ 3 है जो 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 5 में से 3, 2 है तो 3 में से 2, मतलब किसी एक जगह ऑप्शन मिलेगा। 15 में होल्डिंग में कोई ऑप्शन नहीं, तो फंड फ्लो कैश फ्लो में ऑप्शन, रेशियो में भी ऑप्शन दे सकता है, राइट। और यहाँ भी ये जो 10 मार्क्स, इसमें कहीं पे भी ऑप्शन दे सकते हो, बोल नहीं सकते। और 5 मार्क्स में 3 है तो 5 में से कुछ किसी चैप्टर के साथ थ्योरी भी दे सकता है। यस, तो ये था आपका सिलेबस के बारे में आइडिया। चैप्टर ज़्यादा नहीं है लेकिन लेंथी है, होल्डिंग, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, ये सभी लेंथी है। तो आज का चैप्टर क्या शुरू करेंगे आज? फंड फ्लो स्टेटमेंट। इससे 15 मार्क्स समझ लेना, कैश फ्लो में भी एक 15 मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। बट कभी कभी ना एक ये दोनों ही देता है, एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, एक क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मली जो ट्रेडिशनली आता है उस तरह देता है, एक क्वेश्चन थोड़ा हटके देता है। तो अब मान लो आप सोच रहे हैं इससे फंड फ्लो करके जाएंगे तो 5 मार्क्स में एक से छूट सकता है, या फंड फ्लो करके गए ठीक से और कैश फ्लो से क्वेश्चन ईजी दे दिया, फंड फ्लो नहीं दिया उतना अच्छा, तो फिर फंस सकते हो।
और कैश फ्लो करके गए, फंड फ्लो दे दिया, प्रॉब्लम है। और जनरल में तो एक ही देता है, मतलब जनरल के स्टूडेंट्स के साथ 9 सा भी चलता है, तो उन लोग को एक ही दे देता है और एक क्वेश्चन थ्योरी दे देता है। अब थ्योरी में प्रॉब्लम क्या होता है ना, मार्क्स नहीं देता है। थ्योरी में लिखोगे तो आप लोग क्या लिखोगे वो भी आप लोगों को भी नहीं पता, ठीक से पढ़ के जाओगे अलग बात है, नहीं तो आप क्या लिखोगे और एग्जामिनर्स क्या मार्क्स देगा उसको कोई ठीक नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल ये दोनों चैप्टर से ही करोगे। लेट अस स्टार्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट तीनों को अलग से लिखते और इससे अपने आप मतलब डेफिनेशन लिख सकते हो। पहले से फंड क्या होता है लिखेंगे, सेकंड लिखते फ्लो और थर्ड स्टेटमेंट। फंड मीन्स, फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फंड प्लस कैश। बट बैलेंस शीट में देखोगे शेयर होल्डर्स फंड लिखते थे, है ना, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बट यहाँ कुछ और है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए कितना कैश रखना है, आपको कैपिटल रखना है, कितना एम्प्लॉयड यूज करना है, दैट फंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फंड। और बाकी कैश, बाकी फिक्स्ड असेट्स, अदर इन्वेस्टमेंट, फिर लोन लेना, लोन रिपे करना, ये सब में कितना कैश कैश आ रहा है वो देखना। तो फंड का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल एंड कैश। कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का मतलब समझ में आता है, फ्लो मतलब आइदर इनफ्लो या आउटफ्लो। मतलब ये फंड बिजनेस में आया तो इनफ्लो हो गया और गया तो आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो को बोल सकते हो सोर्स और आउटफ्लो को बोल सकते हो एप्लीकेशन। तो इसको बोल, फ्लो मतलब हो रहा है इनफ्लो, इनफ्लो या इसको आप और क्या बोल सकते हो, सोर्सेस ऑफ फंड। एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो फंड, कैश या वर्किंग कैपिटल कितना इनफ्लो है या कितना आउटफ्लो वो देखोगे, ठीक है ना, मतलब सोर्स या एप्लीकेशन देखोगे। और स्टेटमेंट मतलब एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट होता है। फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ एक फॉर्मेट होता है ना, एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब आइटम्स है, वो उससे कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो देखा जाता है। तो आप इसका डेफिनेशन अगर पढ़ोगे, लास्ट लाइन से पढ़ लो। तो व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट? दिस इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन या इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड कैश ऑफ ए पीरियड। ऑब्वियसली डे टू डे तो देखेंगे नहीं, एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक ईयर के लिए, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये सिस्टमेटिकली एक रिकॉर्ड करते। क्या चीज़ को रिकॉर्ड करते ना, कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो गया या सोर्स और एप्लीकेशन हो गया, किसका, वर्किंग कैपिटल और कैश, दैट इज फंड, दैट इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, ये पीरियडिकली किया जाता है, ये इसको एनालिसिस किया जाता है। और पीरियडिकली मतलब जनरली ईयर एंड में करते। तो हम लोग जब ये स्टेटमेंट करेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में डेफिनेशन तो ये हो गया। अब आ जाते इस स्टेटमेंट को जब बनाओगे कैसे बनाओगे, ए पार्ट। स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर फंड फ्लो। इसमें दो चीज का स्टेटमेंट करेंगे। क्या क्या स्टेटमेंट आएगा? एक फंड में क्या बोले, दो चीज है ना, एक तो वर्किंग कैपिटल और एक कैश। तो एक देखेंगे वर्किंग कैपिटल से कितना आया या कितना गया। फॉर वर्किंग कैपिटल हाउ मच फंड इनफ्लोज और हाउ मच आउटफ्लोज, वो देखेंगे। उसके लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट करेंगे। और इसके बाद वर्किंग कैपिटल छोड़ के बाकी कौन सा सोर्स से कितना कैश आया, कहाँ कितना पे किए, एप्लीकेशन हुआ, उसके लिए अलग से और
करोगे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट बनेगा, एक तो वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया, उससे कितना इनफ्लो या आउटफ्लो वो देखेंगे, और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, इसको बोलोगे सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड या फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनली बनेगा। उसमें आप कितना कैश अदर वर्किंग कैपिटल छोड़ के और कितना डिफरेंट सोर्स से कैश आया और कहाँ उसको अप्लाई किए, पेमेंट किए, वो आप देखोगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट बनाओगे वो कौन सा स्टेटमेंट बनाओगे ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो क्या करोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे, फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ, कंपनी का नाम लिखोगे, फॉर द ईयर, कौन सा ईयर का ये बनाया जा रहा है वो देखोगे। लेट अस फॉर्मेट इसमें कैसे करोगे, हम एक शॉर्ट फॉर्मेट करते, इसके बाद इसका एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लेके भी कराएंगे, ठीक है। इमेजिनरी एक एग्जाम्पल लेके फिर करेंगे हम लोग, ओके। ये आपका सीरियल नंबर, ये आपका पर्टिकुलर्स, और इसमें अब इनफ्लो आउटफ्लो देखोगे ना तो टू डिफरेंट ईयर का इंफॉर्मेशन चाहिए। लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या, उसमें जो चेंजेस वो आपका वो चेंजेस से होएगा आपका इनफ्लो और आउटफ्लो। तो एक प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, और करंट से प्रीवियस में कितना चेंज डिफरेंस है वो चेंज, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल लिखे, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस, तो चेंज में एक तो होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज, है ना। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस कॉलम में लिख लोगे इंक्रीज, और इस कॉलम में लिखोगे डिक्रीज, मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज तो डिक्रीज कॉलम में लिख लोगे, और इंक्रीज है तो इंक्रीज कॉलम में लिखोगे, राइट। नाउ अब आ जाते, वर्किंग कैपिटल होता क्या, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को जब करोगे, अगर फ्लो देखना है आपको, टू डिफरेंट ईयर्स बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर बैलेंस शीट में जो भी एलिमेंट्स है एसेट्स और लायबिलिटीज, उसमें से देखोगे वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखोगे। तो करंट एसेट्स क्या क्या था, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का लिखते जाओगे। अब उसका इसका इंक्रीज और डिक्रीज जो चेंजेस है वो चेंजेस ही इसमें दिखाओगे, ठीक है ना। यस, तो क्या लिखे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो पॉइंट 1 अब हम लोग लिखते हैं करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। तो पहले करंट एसेट्स, ठीक है ना। अब कुछ भी ले लेते हैं, अच्छा इसमें हम नहीं लिख रहे, जो भी करंट एसेट्स लिख ही लेते हैं, बेटर होगा। मान लो करंट एसेट्स में क्या होता है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, है ना। फिर से हम बैलेंस शीट याद करो, उसमें जो करंट एसेट्स में लिखते थे, रिसीवेबल में डेटर्स बिल रिसीवेबल आ गया, फिर कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड बैंक एटसेट्रा। डी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो वो भी है, इसमें लिखोगे ई एडवांस, है ना। एफ एक्रूड इनकम, ये सारा आता है ना। तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, फिर डेटर्स, रिसीवेबल, कैश, बैंक, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म है तो नहीं, शॉर्ट टर्म लिखोगे करंट एसेट्स में।
और फिर प्रीपेड या कुछ एडवांस पे किए वो आएगा, और इनकम एक्रूड मिलना बाकी है, ये भी शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स है। तो इस सारा करंट एसेट्स, और इसमें वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर कितना था तो प्रीवियस ईयर वैल्यू लिख लोगे, और इसमें करंट ईयर वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना। तो हम एक बार इमेजिनरी ले लेते, अमाउंट कुछ मान लेते, से स्टॉक इन्वेंट्री लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर कितना 50,000, और करंट ईयर में हो गया 80,000, तो बोलो इंक्रीज हो गया ना। हाँ, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया, तो करंट एसेट्स इंक्रीज मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है। हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं, एसेट्स लायबिलिटी नहीं। तो वर्किंग कैपिटल अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है, बोलो लास्ट ईयर से करंट ईयर बढ़ गया ना, तो करंट से प्रीवियस माइनस करोगे, प्रीवियस से करंट नहीं। तो 80 माइनस 50, 30,000 इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज कॉलम में लिख लोगे, और ये 30 इंक्रीज एक्चुअली इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में एसेट्स इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होता है, इसलिए इंक्रीज कॉलम में लिख लोगे। हम लोग वहां लिखे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये नहीं लिखे चेंजेस इन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, ये तो नहीं लिखे। तो अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, समझ लेना वर्किंग कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए इंक्रीज कॉलम में लिख दोगे। तो अमाउंट कितना इंक्रीज किए वो इसमें ऊपर लिख चुके ना, इंक्रीज अमाउंट कितना इंक्रीज किए वो अब लिख लेना। तो इंक्रीज है तो डिक्रीज में नहीं लिखोगे। इसी तरह डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, तो वो सब ट्रेड रिसीवेबल वो भी लिख लोगे। तो लास्ट ईयर में ट्रेड रिसीवेबल से इट वाज 80,000, और करंट ईयर में हो गया 75,000 मान लेते, तो इसमें तो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज बाय 75 माइनस 80, तो नेगेटिव 5, इसलिए डिक्रीज कॉलम में कितना लिख लोगे 5,000। नेगेटिव नहीं लिखना, ऑलवेज करंट से प्रीवियस माइनस करोगे। पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज है, आप सिंपल देख के तो पता चल रहा है ना, डिक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज कॉलम में लिख लो कितना, डिक्रीज तो डिक्रीज कॉलम में लिख लो। और करंट एसेट्स डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में चलता है करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, तो इसलिए डिक्रीज को डिक्रीज कॉलम में लिखोगे, इंक्रीज को इंक्रीज कॉलम में लिखोगे, ठीक है ना। यस, अब आ जाते, मान लो कैश कुछ था, आपको कंपनी क्वेश्चन कैसे देगा, 2 इयर्स बैलेंस शीट दे दे कंपनी का, प्रीवियस ईयर का जो करंट एसेट्स करंट ईयर का लिख लोगे, और बाकी जो एसेट्स है लायबिलिटी उसको अभी रहने दो, हम लोग सिर्फ वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं। कैश लास्ट ईयर इट वाज 20,000, और करंट ईयर में हो गया 35,000। हम इमेजिनरी ले रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो 20 से 35 दैट मीन्स इंक्रीज बाय कितना से 15,000, राइट। तो इंक्रीज कॉलम में लिख लोगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये मान लो लास्ट ईयर 10,000 था, और करंट ईयर में भी 10,000, तो कोई चेंजेस नहीं, चेंज नहीं लिखना होगा। एडवांस प्रीपेड, लास्ट ईयर प्रीपेड था से 5,000, और इस साल प्रीपेड कुछ है नहीं, तो 0 माइनस 5, तो नेगेटिव 5, नेगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीज हो गया 5,000, डिक्रीज कॉलम में लिख लोगे, क्लियर। और एक्रूड इनकम से लास्ट ईयर एक्रूड इनकम नील, और करंट ईयर में एक्रूड इनकम 8,000, तो इंक्रीज हो गया ना, 8 माइनस 0, 8,000 इंक्रीज, तो इंक्रीज कॉलम में लिख लेना। ये सारा एसेट्स जो भी रहेगा करंट एसेट्स वो सबको लिख लोगे, ठीक है ना। और अगर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपको डिटेल्स का थोड़ा जरूरत है, तो 5th सेमेस्टर में जो बैलेंस शीट बनाए थे उसमें पहले नॉन करंट एसेट्स हेड था, उसके बाद करंट एसेट्स, उसमें जो भी आइटम्स था वो सारा इसमें लिख लोगे। समझ में आया? यस। तो अब फर्स्ट 2 कॉलम ऐड कर लेना, अब से फर्स्ट 2 कॉलम जोड़ोगे, लास्ट कॉलम नहीं। लास्ट कॉलम में अभी करंट लायबिलिटी बाकी है ना वर्किंग कैपिटल के लिए, तो सारा इंक्रीज एक साथ जोड़ेंगे और डिक्रीज एक साथ जोड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं टोटल करंट एसेट्स कितना आ रहा है, प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर, टोटल CA करंट एसेट्स को शॉर्ट में बोल सकते हो। हम कैलकुलेटर नहीं लिए, डायरेक्ट कर रहे हैं एक बार। 50,000, 1,50,000, 1,65,000, ये हो गया कितना 1,65,000। इधर भी जोड़ लो, 7 3 10, 1,10,000, 1,20,000, 2,00,000, 2,08,000, 2,08,000। आप लोग भी एक बार जोड़ लोगे हो सकता है मिस्टेक, ठीक है, बार बार नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक हो सकता है, आप लोग एक बार जोड़ लोगे। नेक्स्ट एसेट्स का तो हो गया। अब देखेंगे उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाओगे तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या था वो लिखोगे। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे करंट लायबिलिटीज।
ओके, सेकंड इज करंट लायबिलिटीज। ना करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में दो चीज को छोड़ेंगे इसमें, क्या क्या छोड़ेंगे, एक्सेप्ट करंट लायबिलिटी। याद करो फिफ्थ सेम अगेन बैलेंस शीट जो बनाए थे, एकदम करंट लायबिलिटी में देखोगे सबसे पहले क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, फिर इसके बाद क्या था, ट्रेड पेबल, इसके बाद क्या था, अदर करंट लायबिलिटीज, फिर लास्ट क्या था, लास्ट था आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें प्रोविजन टैक्स आ रहा था ना। तो इसमें एक्सेप्शन, करंट लायबिलिटी में सब कुछ लेंगे, दो चीज इग्नोर करेंगे। एक्सेप्ट क्या है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि उसको अलग से फंड फ्लो में डिस्क्लोज करना होगा, वर्किंग कैपिटल में उसको कंसिडर नहीं करेंगे इसलिए। और एंड डिविडेंड पेबल, कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है ना, तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके लेकिन अभी तक पे हुआ नहीं तो लिखोगे डिविडेंड पेबल। ओके, इसको छोड़ देना, इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, कितना डिविडेंड पे किए वो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, ठीक है ना। टैक्स पे किए वो एप्लीकेशन ऑफ फंड, दूसरा ट्रीटमेंट में करेंगे। उसको करंट लायबिलिटी का एलिमेंट नहीं ट्रीट करेंगे, बट वो होता है करंट लायबिलिटी, बस यहाँ कंसिडर नहीं करोगे, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे फंड फ्लो में। इसको छोड़ के क्या आ सकता है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर आपका अदर करंट लायबिलिटीज, वो सब लिख लेना, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इमेजिन करके लिख लेते, मान लेते इसमें फिर आया एक ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल से लास्ट ईयर में ट्रेड पेबल था 30,000 और करंट ईयर में ट्रेड पेबल हो गया 40,000। अब बोलो ये लेकिन उल्टा है, करंट एसेट्स और ये लायबिलिटी, लायबिलिटी तो अपोजिट नेचर, एसेट्स इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट हो सकता है ना, लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज मेरा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। और एसेट्स डिक्रीज मेरे लिए लॉस है, लेकिन लायबिलिटी डिक्रीज मेरे लिए प्रॉफिट है। तो इसीलिए इसमें उल्टा होता है, इंक्रीज को डिक्रीज कॉलम में लिखोगे, इंक्रीज को डिक्रीज कॉलम में लिख, 30 से 40 इंक्रीज हो गया 10,000, तो अब डिक्रीज कॉलम में लिख दोगे 10,000। एक्चुअली मेरा करंट लायबिलिटी इंक्रीज बट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बढ़ जाएगा तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा ना, एसेट्स से लेस करोगे करंट लायबिलिटी तो घटेगा। तो इसीलिए बस सिंपल इतना याद रखना, एसेट्स का अपोजिट नेचर, तो इसमें अगर डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज कॉलम में लिखोगे, वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चेंजेस वर्किंग कैपिटल का दिख रहे हैं। और अगर इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज कॉलम में लिख लोगे, क्लियर। तो इसमें इंक्रीज था तो डिक्रीज कॉलम में लिख लिए, राइट, यस। और अदर करंट लायबिलिटी हो सकता है बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में आ जाता है, फिर आपका अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब इसमें आएगा। लोन लिए थे शॉर्ट टर्म, वो सब अदर करंट लायबिलिटी में कर लोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था 10,000, अब आउटस्टैंडिंग हो गया कितना, 6,000। हम ये सारा इमेजिनरी ले रहे हैं, तो इमेजिन करके ले रहे हैं। एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ना बैलेंस शीट में, वो देख लोगे, बट यहाँ हम इमेजिन कर रहे हैं इतना इतना था। तो 10,000 से 6,000 बोलो डिक्रीज हो गया, तो लिखोगे कहाँ, इंक्रीज कॉलम में। इसमें डिक्रीज को इंक्रीज में शो करना, इंक्रीज को डिक्रीज में शो करोगे और डिक्रीज को इंक्रीज में शो करोगे, राइट। और आदर कुछ लिख लेते हैं, चाहे वो आपका हो सकता है अक्रूड एडवांस इनकम एडवांस मिला, वो हो सकता है, या बोले ना शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये सब हो सकता है। तो मान लो एडवांस इनकम था, एडवांस इनकम से लास्ट ईयर इट वाज 5,000 और करंट ईयर में है नहीं, तो अल्टीमेटली 0 माइनस -5 मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज को लिखोगे इंक्रीज कॉलम में। क्या बोले, इसमें डिक्रीज को आप इंक्रीज कॉलम में लिख लोगे, बस इतना मान लो करंट लायबिलिटी था। तो करंट एसेट्स का टोटल किए थे, अब करंट लायबिलिटी का भी टोटल करेंगे। करंट एसेट्स का तो किए थे, अब करंट लायबिलिटी का भी टोटल करेंगे, बस थोड़ा बहुत और बाकी है कंप्लीट करने में। नाउ टोटल कर लेते आप, अगेन फर्स्ट टू कॉलम,
नीचे पूरा लाइन खींच देना 3045 ये लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर का 45 और 46,000 राइट। यस सर टोटल। तो अब क्या करोगे, दो बैलेंस शीट दे दिया, दोनों बैलेंस शीट से देख लो एसेट साइड करंट एसेट्स में क्या क्या एसेट्स है उसमें सब लिख लोगे, बट करंट लायबिलिटी में सब कुछ नहीं, दो लायबिलिटी छोड़ोगे, दो एलिमेंट्स को छोड़ोगे, दो आइटम्स को छोड़ोगे, एक टैक्स प्रोविजन और एक अगर डिविडेंड कुछ डिक्लेयर हो चुका था तो डिविडेंड पेएबल बोल के लायबिलिटी में दिया अदर करंट, तो उसको छोड़ दोगे, और बाकी जितना करंट लायबिलिटी है, ठीक है ना, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे एडवांस इनकम हो, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे आपका क्रेडिटर्स हो, चाहे बिल्स पेएबल हो, ये सभी जो करंट लायबिलिटीज वो आप लिख लोगे। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग कैपिटल कितना है। अल्टीमेटली फाइनली आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल थर्ड, वर्किंग कैपिटल। और ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है वर्किंग कैपिटल। तो 165 से 45 लेस कर दोगे, टोटल आया था ना करंट एसेट्स 165 और एक 45 लेस करो तो इट्स 1,20,000। तो वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर का मिल गया कितना है 1,20,000। अब फिर वर्किंग कैपिटल करंट ईयर का, इसमें कितना है 2,08,000 और ये कितना 46,000। तो 2,08,000 से 46 लेस कर दो तो 1,62,000, 1,62,000। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर, ये दोनों मिल गया। अब एक काम करोगे, जो इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम किए इसको भी एक बार जोड़ लोगे, सारा इंक्रीज को जोड़ लो एक साथ, है ना। तो 30, 15 मतलब 45, 50 और 62,000 टोटल इंक्रीज कॉलम में आया कितना बोलो 62, और डिक्रीज कॉलम में 10-10 20,000, कितना इसमें 20,000, राइट। यस सर। तो फाइनली जब टोटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हो जाएगा, एसेट से लायबिलिटी माइनस करोगे, उसको आप दिखा दोगे वर्किंग कैपिटल बोल के। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो 1 - 2 कर दो। और 165 से लायबिलिटी 45 लेस की 1,20,000 हो गया, और इसमें 2,08,000 से 162 लेस किए, सॉरी 46 लेस किए तो 162 आ गया। कैलकुलेशन आप लोग फिर देख लोगे। नाउ अब बताओ, प्रीवियस ईयर में मेरा वर्किंग कैपिटल था 1,20,000, अब हो गया 162, तो बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया। चेंजेस, इसका जो नेट इफेक्ट चेंजेस वही देखना है आपको। 120 से 165 बोलो इंक्रीज हो रहे ना, कितना से इंक्रीज बोलो ना, 42 से इंक्रीज हो गया। तो लिख लो आप फाइनली ये लिख लो। हम एक बार इसी को चेंज करके लिखते। फाइनली क्या लिखोगे, कितना इंक्रीज और डिक्रीज है वर्किंग कैपिटल। फोर्थ, यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो लिखोगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अगर बढ़ गया करंट ईयर तो इंक्रीज बोलोगे, कितना इंक्रीज, 42। तो कौन सा कॉलम में कम अमाउंट है 120, फर्स्ट कॉलम, तो इसमें लिख दो 42, डिफरेंस लिख लोगे। 162 से 120 माइनस करोगे, इधर कम था 120 तो इधर ही लिख लो 42, देखो 162 आ जाएगा। 120 42 कितना 162, ठीक है ना। और यही 42 फाइनल कॉलम में लिख दोगे। ये 42 फिर कौन सा कॉलम में, फाइनल कॉलम में। और अगर प्रीवियस ईयर में 120, करंट ईयर में 162 नहीं होके करंट ईयर में कुछ और होता, मान लो करंट ईयर में 1 लाख होता, तो 120 से 1 डिक्रीज हो गया, तो इसमें 20,000 लिख लेते, 120 और इसमें भी लिख लेते 20,000। बट इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में लिख लोगे, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो जितना डिफरेंस वो फर्स्ट कॉलम में लास्ट कॉलम में लिख लोगे। क्लियर। आगे क्वेश्चन करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अब लिख लो आप लोग, तो सेकेंड और थर्ड कॉलम इग्नोर करोगे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट और फोर्थ में लिख दो, और बस टोटल कर लो। आप कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट टोटल। तो देखोगे फर्स्ट टू टैलीड, मतलब ये 162 और ये 162, ठीक है ना। और इसमें भी 62 और इसमें भी देखो 62 आ गया। ये जस्ट लास्ट टू कॉलम ना वेरिफिकेशन के लिए, अल्टीमेटली उतना इंक्रीज हुआ या नहीं,
कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ नहीं, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, बट ओनली फर्स्ट 2 कॉलम करोगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा इंक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल कितना या डिक्रीज कितना, ठीक है ना। यस, बट कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स में से पूछ लेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस स्टेटमेंट करो, ठीक है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट कितना इंक्रीज डिक्रीज वो दे दिया है, तो कुछ मिसिंग फाइंड करोगे, इसलिए आगे जब प्रैक्टिस करोगे क्लियर होगा कि ये टेबल करोगे। और बाई चांस मान लो फंड फ्लो कर रहे हो, उसमें लास्ट 2 कॉलम इग्नोर भी करोगे, उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट हाँ, कुछ प्रोफेसर है, कुछ एग्जामिनर हो सकता है आपको पूरा फॉर्मेट नहीं करोगे, 1-2 नंबर कम दे देगा। तो इसीलिए बेटर है अगर टाइम है, टाइम लेके तो पूरा कर लोगे इंक्रीज डिक्रीज कॉलम भी, और नहीं है तो लास्ट मोमेंट में ना इसको इग्नोर करके करोगे, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कॉलम को छोड़ोगे तो भी मिल जाएगा आपको चेंजेस कितना, राइट। तो ये था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया वर्किंग कैपिटल का चेंजेस, राइट। तो फंड फ्लो में आपको 2 स्टेटमेंट करना है, एक वर्किंग कैपिटल में चेंज कितना है वो देखोगे, और फाइनली अब देखोगे सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड पूरा ईयर में, अदर डिफरेंट कैश कितना, मतलब वर्किंग कैपिटल में 2 पार्ट बोले थे ना, सॉरी फंड फ्लो, एक तो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, इसके स्टेटमेंट कर लिए, और बाकी कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो वो भी एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में आ जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट लिखो, ए था, बी सेकंड स्टेटमेंट हो रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्वेश्चन में कभी कभी ये बोलेगा, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, बट पहले वर्किंग कैपिटल बनेगा फिर ये बनाओगे। तो लिखो फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कौन सा कंपनी फॉर द ईयर करंट ईयर, ठीक है, एंडेड डेट लिख देना। ये सिंपल एक फॉर्म है, हाँ डिफरेंट बुक में अलग से मिल सकता है, इसका हार्ड एंड फास्ट कुछ फॉर्मेशन बोल के नहीं है, ठीक है। एक सोर्स या इनफ्लो लिख सकते हो, अमाउंट, और इधर एप्लीकेशन या आउटफ्लो लिख सकते हो, और अमाउंट, राइट। सोर्स एंड अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले सोर्स सारा लिखोगे फिर नीचे एप्लीकेशन लिखोगे, तो इधर एक ही कॉलम करोगे, या 2 कॉलम राइट साइड कर लेना, पहले सोर्स ऑफ फंड अंडरलाइन, जितना सोर्स है लिख लो, फिर अंडर टोटल कर लो, फिर नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब वर्टिकल फॉर्म, ठीक है ना। बट जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लेना, इसमें स्पेस कम लगेगा, लेफ्ट हैंड सोर्स आ जाएगा, राइट हैंड एप्लीकेशन आ जाएगा। यस सर। अब इसमें देखते हैं, इस स्टेटमेंट के लिए हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। एक्चुअली बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा 2 साल का कि कोई एक कंपनी का, उसी को एनालिसिस करके ये फंड कितना इनफ्लो और आउटफ्लो 1 साल के अंदर हुआ वो आप पता करोगे, ठीक है ना। तो पहले ये देख लेते हैं, ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर इंक्रीज हुआ ना तो इंक्रीज को ना एप्लीकेशन में लिखोगे। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है मतलब आपका एप्लीकेशन हो रहा है, आपको फंड उसमें लगाना पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है। और डिक्रीज हो गया मतलब आपका कैश रियलाइज हो गया तो आपका इनफ्लो में हो जाएगा। तो क्या करोगे, अगर इंक्रीज हो गया तो इसको एप्लीकेशन में लिख दोगे, और डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल तो सोर्स में लिख दोगे। जैसे इसमें इंक्रीज आया था 40 तो एप्लीकेशन में लिख दोगे, शुरू में लिख देना कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में लिखो शुरू में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू में लिख देना, पहले मिल गया लिख दो ना, बाद में भूल जाओगे। तो इसमें लिख देना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब अमाउंट हम नहीं लिख रहे, हाँ इस क्वेश्चन में इमेजिनरी एग्जांपल के हिसाब से 42 तो लिख लोगे, बट एक कंप्लीट क्वेश्चन थोड़ी है, वो तो हम समझाने के लिए किए थे। और बाई चांस वो डिक्रीज आया तो सोर्स में लिख देना, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। डिक्रीज हो गया तो सोर्स में लिख दोगे, और इंक्रीज हो गया तो एप्लीकेशन में लिख दोगे, बस। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट किए थे वो आप फंड फ्लो में आ गया, उसका नेट इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। ना हम इसीलिए बोल रहे हैं बैलेंस शीट करेंगे। अब क्या क्या और इसमें सोर्स और एप्लीकेशन में आएगा वो देखना, और बाकी सब कैश देखोगे। तो इसमें बैलेंस शीट हम ड्रॉ करते,
उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि फंड फ्लो में करना क्या है आपको। ये मेरा बैलेंस शीट है कंपनी का, हम ट्रेडिशनल फॉर्म में कर रहे हैं। आप लोग को शेड्यूल 3 के हिसाब से क्वेश्चन में दे सकता है या ट्रेडिशनल में भी दे सकता है, कैसे भी दे। 2 साल का दिया जाएगा, अब उसके हिसाब से आपको फंड फ्लो प्रिपेयर करना होगा। ये एसेट्स है और ये आपका लायबिलिटीज है। मान लो ये है 31 मार्च 23 और ये 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। अच्छा बोलो, ये जो मार्च 23 मतलब प्रीवियस ईयर एंड, तो अब बोल सकते हैं 24 का ओपनिंग डेट, ओपनिंग है ना। तो प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये मान के चलो। अब दोनों साल का दे रहे तभी ना इनफ्लो आउटफ्लो मिलेगा। एक बैलेंस शीट बिल्डिंग दे दिए, आपको कैसे पता चलेगा उस दिन का मतलब ईयर एंड का बैलेंस शीट पोजीशन बता रहे हैं, तो उसमें कितना बिल्डिंग में इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वो कैसे पता चलेगा, चलेगा नहीं ना। तो लास्ट ईयर भी दे दिया, करंट ईयर, तो इसमें जो चेंज है वो चेंज के लिए ही तो देखना होगा कितना इनफ्लो आउटफ्लो। ओके, इसीलिए 2 इयर्स बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा। उसमें अब बोलो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर कुछ हेड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट्स है ना। फिर क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बॉन्ड, कंपनी शेयर, इन्वेस्टमेंट। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर दे दिया, सब वैल्यू दे देगा ना। और फिर करंट एसेट्स, फिर क्या होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड इक्विवेलेंट, एडवांस एटसेट्रा एटसेट्रा, अदर करंट एसेट्स। हम और डिटेल्स नहीं कर रहे क्योंकि बैलेंस शीट आप लोग को आइडिया है। और जो भी करंट एसेट्स पार्ट वो तो वर्किंग कैपिटल में आ गया था, है ना। तो अब हम लोग मान लो कुछ प्रीवियस ईयर में वैल्यू है, फिर सॉरी कुछ प्रीवियस ईयर वैल्यू, कुछ करंट ईयर वैल्यू, इसमें भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, इन्वेस्टमेंट में भी, ये सब में वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है ना। और टोटल, और इसी तरह लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में शेयरहोल्डर्स फंड, तो शेयर कैपिटल, इसमें 2 कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस है ना। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ पीएल, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस वो रहेगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी इसमें डिबेंचर प्लस लोन लिखते थे ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो आ जाएगा। अदर भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकता है, मेनली इसको लिख रहे हैं हम। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड पेएबल, ठीक है ना। फिर आपका अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट में लिखे, और फिर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यही तो था, है ना। नाउ ये बैलेंस शीट हो गया, और ये दोनों बैलेंस शीट तो सीओ मैच था, तो टैलिड था। अब कुछ एडजस्टमेंट दे देगा आपको, और उस एडजस्टमेंट देख के पता करना होगा कि कितना इनफ्लो आउटफ्लो, राइट। अब आ जाओ, ये जो बैलेंस शीट आपको 2 ईयर का दे दिया, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इस बैलेंस शीट से अब सबसे पहले कौन कौन सा आइटम ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में रिकॉर्ड कर चुके, एक बार मैं मार्क कर रहा हूं। फिर ये जो करंट एसेट्स, ये सारा करंट एसेट्स यहां मैंने लिख लिए, करंट एसेट्स में लिख लिए। ये जो फर्स्ट एक करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी इधर करंट एसेट्स है, एक मिनट, ओहो ये क्या हो रहा है, जितना भी ये करंट एसेट्स है इधर आ जाओ। ये जो जितना करंट एसेट्स, ये सारा मेरा इधर आ गया। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन छोड़े और डिविडेंड पेबल अदर में आता है, तो उसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी ये ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, ये सारा आ गया इसमें, है ना। मतलब ये जो आ गया इसको छोड़ दो, इससे तो वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया वो पता कर लिए, एप्लीकेशन या सोर्स में लिख दिए।
इसको छोड़ के जो एलिमेंट्स है, मतलब आइटम्स है बैलेंस शीट में, एसेट्स और लायबिलिटी, वो सब में भी तो कुछ इनफ्लो आउटफ्लो हुआ होगा ना, वो सारा बाकी इनफ्लो आउटफ्लो ये फंड फ्लो में शो करोगे। एक एक आइटम एक एक एलिमेंट वो फंड फ्लो में शो करोगे। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट में बिल्डिंग था, लास्ट ईयर बिल्डिंग था 5 लाख और अब हो गया 6 लाख, तो श्योर कुछ परचेज किया, नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो परचेज है मतलब क्या, पैसा पेमेंट हो गया मतलब एप्लीकेशन हो गया, कैश। अब बाकी कैश देखोगे ना, फंड फ्लो में बोले थे वर्किंग कैपिटल और कैश, वर्किंग कैपिटल तो हो गया, इसको तो लिख दिए। बाकी जितना एसेट्स है और लायबिलिटीज है, इससे पता करेंगे कितना कैश आया और कितना कैश गया, वो आपका फंड फ्लो में शो करोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बोलो इधर, पीपीई। तो पीपीई से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एटसेट्रा, उसमें उसको अगर बेचे तो इनफ्लो हो जाएगा, उसको बाई किए तो आउटफ्लो हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो ना तो इनफ्लो ना आउटफ्लो, डेप्रिसिएशन के लिए किसी को पे नहीं करते, लेकिन चार्ज तो होता है। तो ये जो डिक्रीज हुआ क्यों हुआ, डेप्रिसिएशन के कारण या बेचे, वो पता करना होगा। बेचे तो इनफ्लो हो जाएगा और परचेज किए तो आउटफ्लो, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन से आपको पढ़ के अकाउंट करोगे, एक एक अकाउंट वर्किंग्स में करते जाओगे और सीरियली सीक्वेंस वाइज, मतलब एसेट से स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी तक। तो पहले फिर पीपी का अकाउंट करेंगे, उससे पता करेंगे कितना उसमें इनफ्लो आया आउटफ्लो। फिर इंटेंजेबल एसेट्स का करेंगे, उसमें भी कितना आउटफ्लो देख लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, उसमें भी सेल परचेज वो सब देखेंगे। तो एक एक अकाउंट करोगे और उससे पता करोगे, और पता करके इसमें इनफ्लो है तो इनफ्लो में लिख लोगे, आउटफ्लो है तो आउटफ्लो में लिखोगे। समझ में आया ना? तो हम लोग एक एक नोट नीचे करते जाएंगे। अब एसेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पीपीई है, तो इसके लिए फंड फ्लो में क्या आ सकता है, पीपीई के लिए फंड फ्लो में क्या आ सकता है, चाहे वो बिल्डिंग मशीनरी, अलग अलग अकाउंट करोगे, नोट्स में हम बताएंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है। फिर आ जाओ इधर, अगर मैंने एसेट्स बेचे तो पैसा आया ना, तो सोर्स में लिख लोगे सेल ऑफ पीपीई, सेल ऑफ पीपीई। एक बार यहां लिख लो नोट 1, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कितना सेल किए वो मिसिंग है, डेप्रिसिएशन दे दिए, ठीक है, बट सेल्स मिसिंग है, तो पता कर लोगे उसमें। तो क्वेश्चन अकाउंट बनाओगे, पता कर लोगे। या हो सकता है हम लोगों ने परचेज किए, तो परचेज तो एप्लीकेशन में लिख लोगे, परचेज ऑफ पीपीई। एक चीज ध्यान देना, इसमें कैश परचेज होना चाहिए और कैश सेल होना चाहिए। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदे, पीपी में बिल्डिंग खरीदे, लेकिन उतना का शेयर दे दिए, तो ना तो कैश आया ना कैश गया, तो ना कैश फंड फ्लो में लिखोगे नहीं। क्या बोले थे, वर्किंग कैपिटल छोड़ के और क्या है, कैश ही तो है ना। तो अगर कैश में बेचे तो भी लिखोगे, कैश में खरीदे तभी लिखोगे। तो आप नोट 1 इधर लिखे या नोट 1 इधर लिखो, कोई एक जगह लिखो, पीपी अकाउंट करेंगे, उससे पता करेंगे। समझ में आया? तो पीपी अकाउंट से वो परचेज और सेल्स पता करेंगे। हम नोट 1 इधर लिख लिए तो एप्लीकेशन में नहीं लिख रहे परचेज में, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट। फिर एसेट साइड जाओ, इंटेंजेबल। इंटेंजेबल एसेट्स गुडविल, बिल्डिंग एटसेट्रा, सॉरी बिल्डिंग बोल रहे हैं, बिल्डिंग तो पीपी है, गुडविल है, फिर आपका पेटेंट राइट है, कॉपी राइट है, ये सब जो इंटेंजेबल, इसमें ना जनरली बाई होता है लेकिन सेल नहीं। मान लो आप कुछ मेडिसिन इन्वेंट किए, डॉक्टर तो रिसर्च किए, मेडिसिन इन्वेंट किए, तो आपके पास पेटेंट राइट है। और मैंने मेडिसिन कंपनी चलाते आपसे पेटेंट राइट एक्वायर किए 5 साल के लिए, आपको बोले आपका ये पेटेंट हमको दीजिए 5 साल के लिए यूज करने के लिए, इससे हम मेडिसिन बनाएंगे। 5 साल बाद फिर आप हमको दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। हम ये पेटेंट हम किसी और को बेच सकते हैं क्या? नो। तो इसीलिए इसमें एक्वायर किए परचेज तो हो सकता है, लेकिन जनरली सेल नहीं होता है। गुडविल है, गुडविल भी एक्वायर कर सकते हैं, किसी बिजनेस को खरीदे, उसको एक्स्ट्रा पे किए गुडविल के लिए, तो गुडविल एक्विजिशन हो रहा है, परचेज हो सकता है। लेकिन अगर सेल करोगे गुडविल तो बिजनेस ही बेच दिया आप, तो फिर बिजनेस ही तो क्लोज हो जाएगा, लिक्विड है ना। तो इसीलिए नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एडवांस लेवल में और स्टडी करोगे तो उसमें हो सकता है गुडविल सेल। हम एक ब्रांच, एक पोर्शन को बेचे, एक मतलब मेरे बिजनेस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट था, वो एक सेगमेंट को बेचे, डिमार्ज हो गया, तो ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन वो अब उतना कुछ अभी नहीं आपको पता आइडिया है, तो नहीं रहेगा आपका। तो इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर किए, परचेज किए, तो लिख लोगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें सेल्स जनरली नहीं रहेगा,
तो ये जो नेक्स्ट एसेट साइड लिखे थे ना इंटेंजेबल, इसका अकाउंट करोगे, उससे पता कर लोगे। नोट 2, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए इफ रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट में कुछ दिए तो अकाउंट करोगे, पता कर लोगे, ठीक है। यस ना। थर्ड, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में सीरियली कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट खरीदे फर्दर तो एप्लीकेशन हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो पैसा आ गया, सोर्स में लिखोगे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये एप्लीकेशन में लिखोगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना परचेज किए वो लिखोगे, इसके लिए लिख लेते हैं नोट 3, ठीक है। थर्ड नोट करेंगे, उससे पता करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट बाई हुआ इस साल, ठीक है। और अगर कुछ बेचे तो उसको लिख लोगे सोर्स में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और इसमें नोट नहीं लिख रहे। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट करोगे, उससे पता करोगे परचेज हुआ या सेल हुआ, ठीक है ना। तो परचेज तो एप्लीकेशन में, सेल तो सोर्स में लिख दोगे। बोथ साइड नोट 3 लिखने का क्या जरूरत है। हो गया सारा एसेट्स, ठीक है ना, एसेट्स कंप्लीट है। अब आ जाओ लायबिलिटी। हम लोग इधर से शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे एक बार फिर, अरे इधर से शुरू किए थे, ये जो बैलेंस शीट यहां से शुरू किए, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, तो टोटल एसेट्स कंप्लीट। अब लायबिलिटी में आ जाते, ये दो करंट लायबिलिटी में लिखे तो उसको छोड़ देना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन रह गया था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स का भी तो पे करना होता है कंपनी को हर साल, तो जितना टैक्स पे किए वो आप लिख लोगे, एप्लीकेशन में लिख दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट करोगे, उससे लिखोगे कितना पेमेंट है वो लिख लोगे, टैक्स पेड। और इसके लिए भी नोट करोगे कितना पे किए वो कैलकुलेशन करना होगा, नोट 4। तो बोलो एक एक एसेट्स लायबिलिटी के लिए अकाउंट आपको हो सकता है करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो सोर्स या एप्लीकेशन, बट कुछ एडजस्टमेंट है तो एडजस्ट करके करना होगा, इसीलिए अकाउंट कर लोगे और उससे पता कर लोगे। टैक्स पेड तो एप्लीकेशन में, टैक्स रिसीव थोड़ी होता है, पेड होता है, तो पेमेंट एप्लीकेशन में लिख देना। नेक्स्ट डिविडेंड, इसमें अदर में है डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड जितना वो भी लिख लोगे अलग से। बोले थे ना ये दो आइटम को इग्नोर करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल में, तो उधर लिख लेना डिविडेंड पेड। ये नोट नहीं भी करोगे चलेगा, हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना वहां डायरेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं एक चीज और, इन्वेस्टमेंट में हमने इग्नोर किए थे। इन्वेस्टमेंट में हम लोग मान लो अगर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किए तो बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलेगा, किसी शेयर में, कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किए कंपनी किसी और कंपनी का शेयर में, वहां से डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी तो सोर्स हो रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट से बेच के भी पैसा आएगा, सोर्स में लिखोगे, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो भी लिखोगे। इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितना मिला डिविडेंड वो आप लिख लोगे, ठीक है। और इसमें हम लोग नोट करेंगे वो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट नोट। नेक्स्ट नोट, अब एक करंट लायबिलिटी टोटली कंप्लीट। अब आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी, लोन और डिबेंचर रहेगा। डिबेंचर तो हो सकता है कोई अकाउंट करना पड़ेगा, हो सकता है नहीं भी करने से होगा, लेकिन जरूरत पड़े तो अकाउंट करोगे। तो डिबेंचर में क्या आएगा ना, डिबेंचर या लोन है तो लोन में पहले देख लेते। लोन अगर रीपे कर दिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन में लिख दोगे रीपेमेंट ऑफ लोन, और लोन लिए तो सोर्स में लिख दोगे, यहां लिख लोगे रीपेमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन में, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें नोट का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कुछ जगह नोट नहीं लिखे ना, यहां भी नोट का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। और अगर लोन लिए तो सोर्स में लिख देना लोन टेकन, सोर्स में लिख लोगे,
ठीक है ना। मतलब बैलेंस शीट का एक एक आइटम आपको देखना होगा, उसमें चेंज किया, उसके कारण मेरा कैश फ्लो में मतलब फंड फ्लो में कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं, तो लिखोगे एप्लीकेशन में या सोर्स में। एक्चुअली लोन में कैसे देगा, मान लो लोन लास्ट ईयर लोन दे दिए 50,000 लोन था और करंट ईयर में लोन हो गया 30,000, मतलब 20 लोन रीपे किए तभी ना कम हो गया, तो इसीलिए लोन में डिफरेंस कम हो गया, तो रिपेमेंट एप्लीकेशन में लिख दो 20,000, लिख लो रिपेमेंट ऑफ लोन 20,000। और मान लो 50 था अब हो गया 80, मतलब 30 और एक्स्ट्रा लोन लिए इस साल, तो सोर्स में लिख देना लोन टेक इन 30,000, तो लोन में जस्ट डिफरेंस देखोगे, ठीक है ना। यस, नाउ अब आ जाते डिबेंचर। तो डिबेंचर भी तो लोन है सर, लेकिन डिबेंचर में याद करो 5th सेमेस्टर में इशू किए एट ए प्रीमियम, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर उससे एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला, तो प्रीमियम भी तो इनफ्लो आएगा ना, तो इसीलिए इशू से कितना आया कैश वो देखना होगा। प्रीमियम में इशू तो एक्स्ट्रा आएगा कैश, डिस्काउंट इशू तो कम आएगा कैश, तो ये ना कि डिबेंचर का जो चेंज है वही आपका इनफ्लो या आउटफ्लो, इसीलिए डिबेंचर अकाउंट करोगे, उससे पता करोगे डिबेंचर हम लोग इशू किए या डिबेंचर रिडम्पशन किए। बट लोन में ऐसा नहीं है, तो डिफरेंस देख लेना। तो एप्लीकेशन में लिख दो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसमें लिख लेते हैं नोट 5। और अगर डिबेंचर इशू किए तो सोर्स में लिख दोगे प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स मतलब बेच के कितना, इशू करके कितना मिला, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। सोर्स में क्या लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू से कितना मिला, तो आप डिबेंचर अकाउंट करोगे प्रीमियम इशू या डिस्काउंट इशू, डिस्काउंट इशू तो कम मिलेगा ना फेस वैल्यू से, तो इसीलिए अकाउंट करोगे। प्रीमियम इशू दे दिया तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो बेटर है अकाउंट कर लोगे। अगर ऐसा प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं है, बोला ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर उसमें डिफरेंस देख लोगे, इंक्रीज हो गया तो इशू में लिख दोगे, डिक्रीज हो गया तो एप्लीकेशन में लिख दोगे, जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन किए। तो ये हम लोग का बैच देखो, नॉन करंट लायबिलिटी भी हो गया। अब बचा क्या, दो चीज, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल में दो तरह का कैपिटल होता है, इक्विटी और एक प्रेफरेंस, हम दोनों एक ही जैसा मान के चल रहे हैं। कैपिटल में इशू किए तो कैश आएगा, इनफ्लो में लिख लेंगे, और कैपिटल में अगर बायबैक किए इक्विटी में और प्रेफरेंस में रिडम्पशन किए तो एप्लीकेशन में। सोर्स में क्या लिखोगे, इशू ऑफ शेयर्स। बट एक चीज, बोनस इशू होता है अदर देन कैश इशू, वो नहीं, इसमें सिर्फ कैश देखना है, कैश इशू तो सोर्स में लिखोगे, तो लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम कैश इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम, अब प्रीमियम में इशू भी होता है ना, डिस्काउंट इशू तो होता नहीं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, चाहे इक्विटी इशू करे चाहे प्रेफरेंस इशू करे, इशू से कितना आया वो लिख लेना। और अगर ये आप रिडम्पशन किए प्रेफरेंस शेयर या बायबैक किए इक्विटी शेयर, तो एप्लीकेशन में लिख देना रिडम्पशन, एक चीज मैंने लिखना भूल गया है, लिखेंगे आगे कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन में लिख देना। नाउ एक चीज मैंने क्या, अच्छा शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड पे किए, लेकिन लोन लिए थे डिबेंचर, उनको तो इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो एप्लीकेशन में लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर कितना पे किए, लोन लिए थे उनको इंटरेस्ट कितना पे किए, डिबेंचर इशू किए थे बाद में डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते तो कितना इंटरेस्ट पे किए, वो आप एप्लीकेशन में लिख दोगे, ठीक है ना। यस, जैसे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला था सोर्स में लिखे थे, तो डिबेंचर इशू किए थे उसमें इंटरेस्ट पे किए, लोन पे इंटरेस्ट एप्लीकेशन में लिख देना। फाइनली सब कुछ हो गया, कैपिटल भी हो गया, तो बचा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व में देखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो तो प्रीमियम इशू है, डिस्काउंट ये सब तो आ ही जाएगा, बट इसमें जो रिजर्व है जनरल रिजर्व पीएल, तो पीएल अकाउंट से पता करेंगे कितना प्रॉफिट आया, लेकिन इसमें प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस में डे टू डे बिजनेस करके क्या प्रॉफिट आया वो लिखोगे। तो अगर प्रॉफिट है तो सोर्स में लिखोगे, इसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन,
ये आएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, शेयर्स के लिए नोट एक और लिख लो, नोट नंबर 6। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 लिखे थे, प्रोसेस फ्रॉम इशू या रिडम्पशन वो 6 में आ जाएगा। और लास्ट लिखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन इसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस साल प्रॉफिट कितना आया, ठीक है ना, वो आप लिखोगे। और इसके लिए नोट सबसे लेंथी जो नोट, ये कंपलसरी नोट ये बनेगा ही बनेगा, नोट 7। बाकी नोट कुछ इग्नोर कर सकते क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते, बट ये नोट करना ही होगा आपको। नोट नंबर 7 ये कंपलसरी, प्रॉफिट कितना आया वो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर करंट ईयर उससे पता करेंगे। और अगर मेरा लॉस हो गया ट्रेडिंग लॉस, उसको एप्लीकेशन में लिख दोगे और क्या बोल के लिखोगे, फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, और इसको आप बोलोगे ट्रेडिंग लॉस, ठीक है, ट्रेडिंग लॉस। और ये नोट 7 इसमें भी एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, उससे पता करेंगे, तो एक नोट करेंगे उससे आ जाएगा। और देखोगे ये जब सब एसेट्स लायबिलिटी सब हम लोग इसका देख लिए, सब ही एसेट्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर लिए, तो देखोगे टैली हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है, ये आपका मैच कर जाएगा। तो सोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू एप्लीकेशन, ये जो सोर्सेस आया और ये जो आपका एप्लीकेशन है वो मैच कर जाएगा, टैली हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो ये था फॉर्मेट, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे करोगे। तो थोड़ा लेंथी है, आपको 2 साल का बैलेंस शीट दिया जाएगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इसमें फंड फ्लो में 2 पार्ट में डिस्क्लोज करना है, एक वर्किंग कैपिटल का पार्ट अलग से करोगे और बाकी एसेट्स लायबिलिटी से कितना सोर्स और एप्लीकेशन वो अलग से फंड फ्लो में दिखाओगे। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेते, तो जितना भी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज था उसको इसके लिए एक स्टेटमेंट करोगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। और करंट एसेट्स पहले लिख लेना, सभी करंट एसेट्स लिख लोगे, प्रीवियस ईयर जो वैल्यू था बैलेंस शीट में वो लिख लेना, फिर करंट ईयर वैल्यू लिख लेना। इसमें इंक्रीज तो इंक्रीज कॉलम में लिखना, डिक्रीज कॉलम में, मतलब एसेट्स इंक्रीज होना तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज ही होता है, और एसेट्स डिक्रीज होना तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है। इसीलिए वर्किंग कैपिटल के साथ करंट एसेट्स का सेम डायरेक्शन है, इंक्रीज तो बोथ इंक्रीज, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज एज वेल एज करंट एसेट्स आल्सो इंक्रीज, इसलिए इंक्रीज तो इंक्रीज कॉलम में लिख देना। और लायबिलिटी में ठीक उल्टा हो जाता है, और डिक्रीज तो डिक्रीज लायबिलिटी में उल्टा होता है, इसमें डिक्रीज को इंक्रीज कॉलम में लिखोगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट नेचर, इसीलिए इंक्रीज को डिक्रीज कॉलम में लिखोगे और डिक्रीज को इंक्रीज कॉलम में, फिर टोटल कर लोगे और करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल, प्रीवियस ईयर कितना, करंट ईयर कितना। और अब फाइनल जो 2 कॉलम्स उसमें भी जोड़ लेना, सारा इंक्रीज कॉलम को जोड़ के कितना इंक्रीज हुआ और टोटल डिक्रीज कितना। और इसमें जो डिफरेंस है प्रीवियस ईयर वर्किंग, करंट ईयर वर्किंग कैपिटल से प्रीवियस ईयर वर्किंग कैपिटल, इसमें जो डिफरेंस है वो आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट, वो पता चल जाएगा। और लास्ट कॉलम में इंक्रीज तो लास्ट कॉलम में उसको लिख लोगे, लास्ट 2 टैली हो जाएगा, फर्स्ट 2 और लास्ट 2, और डिक्रीज तो सेकेंड और थर्ड कॉलम में लिख लोगे, फिर इसके बाद देखोगे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टैली हो गया। अब अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, फंड फ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ उसी को लिखना है, एक एक आइटम के लिए अलग से नहीं करना है वर्किंग कैपिटल, तो सारा नेट इफेक्ट को अब लिख लोगे। इंक्रीज तो एप्लीकेशन में लिख दोगे और डिक्रीज तो सोर्स में लिख दोगे। अब ये करंट एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी लिए, एक मिनट कहाँ गया, यस, एक करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में जो भी आ गया उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी बैलेंस शीट देखो और क्या क्या एसेट्स है, एक एक एसेट्स से पता करोगे उसमें कुछ सोर्स हुआ, आया या कुछ गया, इंक्रीज या डिक्रीज, उससे पता करोगे। एडजस्टमेंट रहेगा तो अकाउंट करोगे, अकाउंट करके पता करोगे इंक्रीज है या डिक्रीज है, मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इनफ्लो या आउटफ्लो, ठीक है ना, वो आप लिख लोगे। अब इनफ्लो आउटफ्लो में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, अदर एसेट से पीपी से लेके एक एक करके मैंने बताए, उसमें चेंजेस के लिए हम लोग अकाउंट करेंगे और अकाउंट करके पता करते जाएंगे एक एक अकाउंट से और इसमें पुट करते जाएंगे। जब सब कुछ अकाउंट कर लोगे
जहाँ जरूरत पड़ेगा और सबका एडजस्टमेंट कर लोगे तो अपने आप देखोगे टैली हो जाएगा। लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, लेंथी प्रोसेस है, बट 15 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो इसीलिए टिक से करना है, राइट। अब थोड़ा बहुत वर्किंग सम आज स्टार्ट करते और नेक्स्ट रिमेनिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे। वर्किंग नोट 1 एसेट पीपी अकाउंट, इससे पता करेंगे कितना एसेट्स बेच के आया या कितना परचेज किए उसमें पेमेंट हुआ, ठीक है। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं आप। अब हम लोग करेंगे नोट्स, वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स नहीं, वर्किंग नोट्स है, वर्किंग्स कर रहे हो, ठीक है। ये पता कर रहे हैं कितना सोर्स और एप्लीकेशन है। यस सर, तो फंड फ्लो का 2 पार्ट समझ में आया ना। यस, अब लिखो नोट्स। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट्स क्या चीज का बनेगा ना, हम लोग पता करेंगे परचेज और सेल ऑफ पीपीई, ठीक है, फॉर परचेज और सेल ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। यस, तो इसमें अकाउंट जो करोगे कौन सा अकाउंट करोगे, पीपीई अकाउंट, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट। एग्जाम में बिल्डिंग अलग से दे दिया, मशीनरी पीपीई के अंदर मशीनरी फर्नीचर, तो सबका अलग अलग अकाउंट करोगे, बिल्डिंग अकाउंट अलग, मशीनरी अलग, फर्नीचर, ठीक है ना, वो सब अकाउंट करोगे। और ये आपका नोट्स हो रहा है तो उतना डिटेल्स डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट उससे मतलब नहीं है, बस अमाउंट एक कॉलम कर लेना, डेबिट क्रेडिट लिखना, राइट। यस सर, अब क्या करोगे, एक बार हम वो बैलेंस शीट में फिर आते, ये जो बैलेंस शीट लिखे थे, अब पीपी अकाउंट कर रहे हैं ना, तो जो प्रीवियस ईयर का पीपी दिया था वो ओपनिंग हो जाएगा करंट ईयर के लिए, तो डेबिट एसेट्स है ना, डेबिट नेचर, तो ओपनिंग को डेबिट में लिखोगे, और जो करंट बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट का आ गया, क्लोजिंग पीपी भी मिल गया, तो उसको पहले लिख देना। एसेट्स में देखोगे बैलेंस शीट में पीपीई बिल्डिंग मान लो है, लास्ट ईयर था 5 लाख, अब दे दिया 8 लाख, तो अब लिख लो इसमें ओपनिंग डेट में लिख लोगे पीपी अकाउंट ओपन करोगे, इसमें लिख लोगे ये जो पीपी अकाउंट ओपनिंग डेबिट साइड लिख लोगे टू बैलेंस बीडी, और जो करंट बैलेंस शीट में बाय बैलेंस शीट लिख लोगे, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, क्या एडजस्टमेंट दे रहे हैं वो एडजस्टमेंट इसमें एडजस्ट करते जाओगे, राइट। यस सर, तो लिखो इसमें ओपनिंग जितना था वो डेबिट साइड लिखो टू बैलेंस बीडी, एसेट्स है जितना भी एसेट्स अकाउंट करोगे ओपनिंग को डेबिट में लिखोगे, क्लोजिंग को क्रेडिट में लिखोगे। और जब लाइबिलिटीज अकाउंट करोगे, हम लोग लाइबिलिटी में जाएंगे ना, उल्टा करेंगे, ओपनिंग को क्रेडिट में लिखेंगे और क्लोजिंग को डेबिट में लिखेंगे, उल्टा करते जाएंगे, समझ में आए। तो टू बैलेंस बीडी इसमें लिखोगे ओपनिंग पीपीई, ओपनिंग पीपीई मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में क्या दिया वो लिख लेना, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट तो स्पेस छोड़ोगे, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो करंट बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट में जो दिया है उसको लिखोगे क्लोजिंग पीपीई, क्लोजिंग पीपीई, करंट बैलेंस शीट में कितना वो लिख लेना। अब एडजस्टमेंट पढ़ोगे, मशीनरी तो मशीन रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है या नहीं, बिल्डिंग तो बिल्डिंग रिलेटेड है या नहीं, वो एडजस्टमेंट देखोगे। तो एसेट्स में बोलो, अब याद करो फर्स्ट सेम में अब जब अकाउंट्स किए थे, एसेट्स अकाउंट किए थे ना डिप्रीशिएशन चैप्टर में, तो बस वही तो है, अकाउंट बना रह जा रहा है। तो एसेट्स में कुछ हो या ना हो, परचेज सेल हो या ना हो, डिप्रीशिएशन चार्ज करते ही है। तो एट द एंड ऑफ ईयर अब क्या करोगे, बाय डिप्रीसिएशन, कितना डिप्रीसिएशन चार्ज किए वो एडजस्टमेंट में बोल देगा आपको, तो वो डिप्रीसिएशन कितना वो लिख दो, ठीक है। कहीं पे रेट दे देगा, नहीं तो अमाउंट बोल देंगे, या हो सकता है डिप्रीसिएशन नहीं है, परचेज सेल दे दिया, मिसिंग डिप्रीसिएशन, वो पता करोगे अकाउंट्स करके, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट, तो डिप्रीसिएशन कितना चार्ज किए लिख दे। फिर कुछ प्लांट मैंने बेच दिए, या पीपी बेचे, फर्नीचर अकाउंट तो फर्नीचर बेचे, मशीनरी तो बेचे, तो बाय बैंक सेल, बाय बैंक अकाउंट सेल, ठीक है। अगर एसेट्स बेचे तो लिख दोगे, और यहाँ सेलिंग प्राइस, क्या प्राइस में बेचे वो लिख लेना,
अब कभी भी एसेट्स बेचते तो हम लोग फाइंड करते इसको बेच के लॉस आया या प्रॉफिट आया। अगर लॉस आया तो बाय पीएल लिखो या बाय लॉस ऑन सेल लिख दो। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एसेट्स बेच के जितना लॉस है वो लिख लोगे, ब्रैकेट नहीं करना, लॉस लिख लेना, ठीक है। ब्रैकेट मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं, लॉस है तो लिख लो। और अगर प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट या टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जितना प्रॉफिट है वो लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट लिखोगे। यस सर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किए, बेचे और बेचने से प्रॉफिट लॉस वो भी दिखा दी। अब कुछ परचेज किए, न्यू प्लांट खरीदे, पुराना प्लांट बेचा, न्यू प्लांट खरीदे, तो टू बैंक अकाउंट, इसमें आपका कैश परचेज, ठीक है। कुछ न्यू एसेट्स खरीदे, इंफॉर्मेशन में दे देगा एडजस्टमेंट में, तो खरीदे तो टू बैंक कितना कैश परचेज वो लिख लो। एंड ये भी हो सकता है मैंने एसेट्स खरीदे लेकिन शेयर दिए उनको, तो फिर कैश तो नहीं है ना, लेकिन एसेट्स खरीदे तो एसेट्स अकाउंट में तो लिखोगे। तो टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन कैश, हो सकता है इनको शेयर दिए, हो सकता है कुछ और दे दिए, ठीक है ना। यस, तो परचेज अदर देन कैश, परचेज अदर देन कैश परचेज, एक कैश परचेज कुछ अदर देन कैश परचेज जो लिख लोगे। बस मान ली ये सब ट्रांजैक्शन देता है वो एडजस्टमेंट में दे दिया जाएगा, उसको इसमें एडजस्ट कर लोगे। नेक्स्ट एक और हो सकता है, कभी कभी ना एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किए, बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, घट गया तो रिवैल्यूएशन लॉस। तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो क्रेडिट साइड लिख दो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। क्वेश्चन में दे रहे हैं कुछ एसेट्स में रिवैल्यूएशन के तो लॉस आया तो लॉस लिख दो, और प्रॉफिट है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। यस, अब इसको क्लोज करोगे, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा वो इससे पता करोगे। हो सकता है डिप्रिसिएशन ही नहीं दिया, और एसेट्स तो डिप्रिसिएशन होना चाहिए ना, बट वो मिसिंग है, तो वो मिसिंग वो अपने आप मिल जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन दे देगा, कितना सेल किए परचेज किए दे देगा, तो उसको लिख लोगे और डिप्रिसिएशन मिसिंग फाइंड हो जाएगी। या हो सकता है डिप्रिसिएशन दे दिया और परचेज दे दिया लेकिन सेल्स मिसिंग है, तो सेल्स मिसिंग बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। या सब कुछ दे दिया परचेज मिसिंग है तो परचेज बैलेंस, एनी वन मिसिंग, वट एवर मिसिंग यू शुड फाइंड इट बाय प्रिपेयरिंग पीपीई अकाउंट, राइट। वट एवर मिसिंग यू शुड फाइंड बाय प्रिपेयरिंग पीपीई अकाउंट, और इंफॉर्मेशन अकाउंट करोगे तो वो मिल जाएगा आपको, राइट। अब ध्यान दो, ये जो अकाउंट किए, इस अकाउंट में आप क्या पता करोगे, सोर्स और एप्लीकेशन। तो और ये कैश फ्लो में क्या बोले थे, एक वर्किंग कैपिटल वो तो हो चुका, तो ये सब एसेट से क्या मिलेगा, कैश। तो कैश आया या कैश गया, वही चीज देखोगे। तो इसमें अब ढूंढोगे कैश या बैंक, यस टू बैंक लिखे ना ए, और इधर क्या लिखे बाई बैंक, तो ये दो ही आइटम आपका कैश फ्लो सॉरी फंड फ्लो में लिखोगे। अगर इवन कैश फ्लो में भी करोगे उसमें भी, लेकिन कैश फ्लो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है तो उसको अभी नहीं फिलहाल, बट इससे बहुत कम क्लियर हो जाएगा, ये सब अकाउंट उसमें भी किया जाता है प्रिपेयर, ठीक है। तो हम लोग इससे पता कर लिए, देखेंगे एक एक अकाउंट से बाई बैंक लिखे या टू बैंक। बाई बैंक मतलब पैसा आया, इसको सोर्स में लिख लेना, बाई बैंक सेल था ना तो सोर्स में लिख लोगे ये सेल ऑफ पीपीई लिख लेना, है ना, नोट 1 लिख के और फाइंड लिख दो। और अगर टू बैंक परचेज आया तो एप्लीकेशन में लिख दो परचेज ऑफ पीपीई नोट 1 लिख देना, समझ में आया। तो एक एक बैलेंस शीट में अकाउंट एसेट्स देखोगे, एक एक एसेट्स का अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर करोगे, और उससे कुछ सोर्स और एप्लीकेशन पता चलेगा, उसको इसमें पुट करते जाओगे, ठीक है। यस सर, तो फास्ट नोट हो गया, बोलो समझ में आया। तो बाई बैंक तो इसको सोर्स में लिखोगे, ठीक है, और टू बैंक तो इसको आप एप्लीकेशन में लिखोगे, ऑलवेज, और बाकी अदर देन कैश है वो इग्नोर करोगे। क्लियर, यस सर। हम लोग को कैश ही देखना है, वर्किंग कैपिटल छोड़ के बाकी इसमें कैश देखना है।
तो रिमेनिंग इग्नोर कर दो, सिर्फ बाई बैंक टू बैंक देखो, वही आप कैश फ्लो फंड फ्लो में लिख लो, राइट? यस सर। तो फर्स्ट नोट हो गया। एक और नोट करते, नेक्स्ट नोट, नोट 2, इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो अकाउंट करते। सेकेंड नोट, इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट फॉर परचेज ऑफ या एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल, एक्चुअली एक्विजिशन ये टर्म प्रॉपर टर्म होता है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है? और इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब अमोर्टाइजेशन होता है ना, टेंजिबल तो डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो तो प्रॉफिट में इंपैक्ट करेगा, तो इसीलिए अकाउंट इसमें देखोगे। तो अब प्रिपेयर करोगे इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अगेन ये एसेट्स है ना, एसेट्स का नेचर क्या, ओपनिंग को डेबिट में लिखोगे और क्लोजिंग को क्रेडिट, मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जो था वो डेबिट में लिख दोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग एसेट्स, मतलब ओपनिंग इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना? और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट में जितना है वो लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग पीपीई, सॉरी पीपीई बोल रहे हैं, क्लोजिंग इंटेंजिबल एसेट्स, करंट बैलेंस शीट का वैल्यू लिख देना। अब कुछ बाई किए करंट ईयर में तो टू बैंक अकाउंट परचेज या एक्वायर्ड, ऑब्वियसली कैश परचेज है तो बिना बैंक लिखोगे, अदर देन कैश है तो टू वेंडर लिख लेना जिनसे खरीदे, बट कैश परचेज तो टू बैंक। अब इसमें अमोर्टाइज, इसको सेल नहीं करते जनरली, ठीक है? तो इसमें अमोर्टाइजेशन होगा तो बाय अमोर्टाइजेशन या बाय पीएल अकाउंट, लॉस पीएल में ही तो चार्ज करोगे ना, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज्ड, या आप डिक्रीज ये भी लिख सकते हो, अमोर्टाइजेशन ए प्रॉपर टर्म है, ठीक है? कितना अमोर्टाइज हो गया, या रिटर्न ऑफ भी लिखोगे, अब रिटर्न ऑफ भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न ऑफ पीएल में राइट ऑफ कर देते तो कितना पीएल में राइट ऑफ किए वो आप पता कर लोगे। अब फिर मिल जाएगा, कोई ना कोई मिसिंग है, कितना अमोर्टाइज किए रिटर्न ऑफ किए वो मिसिंग है, हो सकता है कुछ परचेज मिसिंग है, तो इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, एडजस्टमेंट उसके हिसाब से अकाउंट कर लेना। ओके, नाउ ये जो बैंक है ना, टू बैंक, क्या बोले थे, टू बैंक मतलब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में लिखोगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने लिख चुके ऑलरेडी, देखो यहाँ फंड फ्लो में देखो, नोट 2 परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स नोट 2 लिख दिए थे, ठीक है ना? बस हो गया नोट 2। अब एक और करेंगे, नोट 3 आज करेंगे, और बाकी फिर जो नोट है वो फिर एक और क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? यस। तो नोट 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट पता करेंगे, उससे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हम लोग पता करेंगे। नोट 3 ये भी एसेट्स है, एसेट्स का बेस कंप्लीट हो जाएगा, बाकी लाइबिलिटी में जाएंगे, हम लोग एसेट्स आज कंप्लीट करके रखते हैं। तो थर्ड नोट फॉर परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज तो कितना बाय किए, सेल तो कितना सेल किए, और इससे पता करोगे। तो यू शुड प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। यस, अगेन भाई प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में कितना था लिखो, टू बैलेंस शीट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, अकाउंट ही तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट क्या दिया था वो लिख लो, और इधर लिख लो। इसमें ज़्यादा उतना एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे पीपी में था उतना नहीं इसमें होता है, बट मोरलेस सेम कुछ एंट्री जाता है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट।
करंट बैलेंस शीट का वैल्यू लिख लेना। अब इन्वेस्टमेंट में भी सेल परचेज होता रहता है, आज शेयर खरीदे 6 महीने बाद बेच दिए, फिर दूसरा शेयर खरीद लिए फिर बेचे, तो सोर्स एंड एप्लीकेशन आते रहेगा, है ना। कुछ अगर बाई किए तो टू बैंक परचेज मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज किए इस साल, इंफॉर्मेशन में दे देगा। और कुछ सेल किए तो बाई बैंक, सेल तो कितना में सेल किए, सेलिंग प्राइस। कभी भी एसेट्स बेचते हैं तो उससे पता करते लॉस या प्रॉफिट, है ना। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में था पीपी में, वही सेम हो रहे तो अरे भाई सेम नेचर का है, बस एक ही है, उसमें डिप्रेशन होता है, इसमें होता नहीं, ठीक है ना। बाकी सब हो सकता है। तो बाई लॉस ऑन सेल, अगर लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना लॉस है वो लिख लो। और प्रॉफिट में बेचे तो टू प्रॉफिट ऑन पीएल लिख सकते हो, या प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हो, बाई पीएल टू पीएल ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, हो गया। और एक और एंट्री इसमें आ सकता है, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है ना। अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से ही तो मिला। तो यहां लिखोगे बाई बैंक डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट जितना मिला, लेकिन एक कंडीशन है, इसमें से प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो लिखोगे। अगर क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन बोल रहे हैं तो नहीं लिखना, क्वेश्चन में टर्म यूज करेगा। ये जो इतना डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट से 5000, उसमें से 2000 प्री एक्विजिशन और बाकी पोस्ट एक्विजिशन, तो सिर्फ प्री एक्विजिशन पोर्शन लेना, पोस्ट नहीं लेना है। और क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ बोला डिविडेंड रिसीव किए इन्वेस्टमेंट से, तो ऑलवेज पोस्ट मानोगे, प्री नहीं मानोगे। और अगर इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट से, कुछ बोला नहीं, तो ऑलवेज पोस्ट मानोगे, तो इसमें नहीं लिखोगे। बट अगर वो प्री एक्विजिशन बोल दिया तो लिखोगे इसमें, बाय बैंक प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, लेकिन वो प्री एक्विजिशन, एक बार ठीक से लिख लेना, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ओनली प्री पोर्शन दिखाओगे, पोस्ट एक्विजिशन इसमें नहीं करोगे, राइट। और कुछ नहीं दिया, प्री पोस्ट नहीं बताया क्वेश्चन में, समझ लेना वो आपका पोस्ट एक्विजिशन है, तो इसमें नहीं करना। समझ में आया? यस। और अब एक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिसिंग, परचेज मिसिंग या सेल्स मिसिंग, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लिख लेना। बस हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब फिर देखो, ये जो टू बैंक, ये एप्लीकेशन में लिखोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाई बैंक ये सोर्स में लिखोगे, और ये भी बाई बैंक जो डिविडेंड मिला था या इंटरेस्ट मिला था, देखो सोर्स में लिखे मैंने, सोर्स में लिखे, याद ध्यान कर दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया ना सोर्स में, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया ना एप्लीकेशन में, नोट 3, यस ये आ गया। और सॉरी, फिर ये बार बार क्यों ऐसे हो रहे हैं, यस, ओहो इसमें कुछ हैंग कर रहे हैं प्रोबेबली, पता नहीं आप लोगों को। यस, ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव लिखे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसमें प्री पोस्ट टोटल, मतलब इसमें टोटल आएगा, प्री हो चाहे पोस्ट हो, दोनों मिला के। हाँ, प्री पोर्शन इन्वेस्टमेंट में आया था, बाई बैंक लिखे तो वो भी आ जाएगा, और पोस्ट पोर्शन भी आएगा। अगर प्री पोस्ट दोनों है तो टोटल, और ओनली पोस्ट है तो इन्वेस्टमेंट में नहीं करोगे, यहीं पे लिख लोगे। और टोटली प्री है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी लिखोगे और इसमें भी लिख लोगे। क्लियर? तो बस आज इतना, और बाकी जो नोट रहा वो नोट क्या, हम लोग एसेट साइड कंप्लीट कर लिए ना, देखो एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया, पीपी इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हो गया, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स लायबिलिटी तो आ ही गया था वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट है लायबिलिटी में जो था, मतलब इधर दो छोड़े थे, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन छोड़े थे, उसको अलग से अकाउंट करेंगे, फिर डिबेंचर अकाउंट करेंगे, लोन नहीं करना होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट उससे पता करेंगे, और फाइनली फंड फ्रॉम ऑपरेशन और रिजर्व एंड सरप्लस से पता करेंगे। इतना कुछ अकाउंट बनेगा,
बनने के बाद आपका और देखोगे वो मैच कर जाएगा। लेंथी चैप्टर है, 15 मार्क्स में आ रहा है तो लेंथी होता है, पता है आप लोग 5th सेमेस्टर में पता किए कितना मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पे, इसीलिए ये सब लेंथी चैप्टर्स है, बहुत लेंथी। होल्डिंग और लेंथी है, फंड फ्लो लेंथी इतना, कैश फ्लो भी लेंथी है, रेशियो में तो बहुत कुछ कैलकुलेशन, बहुत सारे रेशियोज, 40-50 रेशियोज आपको याद रखना होगा, तो इसीलिए लेंथी चैप्टर्स है। चैप्टर ज़्यादा नहीं, लेंथी है, ठीक है ना, बस। बट उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, शुरू से ना ठीक से प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, छोड़ोगे नहीं तो बीच में जितना गैप दोगे, अरे ठीक है एग्जाम के समय रिवीजन हो जाएगा, नहीं, अब शुरू से प्रैक्टिस करोगे ठीक रहेगा, राइट। यस, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इसको, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। ये क्या हो रहा है?